लाउड स्पीकर 90 FM में आज लाउड स्पीकर अरेस्ट के तहत हमने संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संजय कुमार झा जी को आमंत्रित किया है। और संजय कुमार झा जी यहाँ जुलाई 2022 से आप हैं। आप ARTO के रूप में आए थे, लेकिन इस समय आप RTO प्रवर्तन के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपके बारे में बता दें कि आपकी कार्यशैली एक जनप्रिय अधिकारी की है। आपके ऑफिस में, चूँकि मैं तो एक कार्य से ही गया था, लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि जिस तरह से लोगों की समस्याओं को आप हल कर रहे थे, तो उस दिन से ये था कि ऐसे अधिकारियों को हम आमंत्रित करते ही हैं कि जो पब्लिक के समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से करें और लोगों की समस्याओं के हल में रुचि लें। तो संजय कुमार झा जी, आप मूलतः बिहार में सहरसा के निवासी हैं और आपने पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की और 2001 में आप विभागीय सेवा में आए और आप अब तक मेरठ, महाराजगंज, कुशीनगर और लखनऊ, फर्रुखाबाद, मऊ, बहुत सी जगहों पे आप काम कर चुके हैं और गोरखपुर में आप 2022 से लगातार काम कर रहे हैं। तो अपने स्टूडियो में आज हम RTO प्रशासन संजय कुमार झा जी का लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार गोरखपुर, मैं संजय कुमार झा, RTO प्रवर्तन, आज आपके बीच में सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर आया हूँ। तो झा साहब, इधर मैं देख रहा था, कल अखबारों की एक रिपोर्ट भी देखी थी, क्योंकि ये 2023 में एक्सीडेंट बहुत हुए थे जी, लेकिन 2024 में जो आंकड़ा आया है उसमें दुर्घटनाओं में, मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आई। तो आप लोगों ने ज़िले में वो जो ब्लैक स्पॉट्स थे उनको चिन्हित करके आपने PWD के सहयोग से वो क्या क्या प्रयास किए जिससे कि इन मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आई? सर 2022 में सड़क दुर्घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। तो जिला सड़क सुरक्षा समिति की लगातार बैठकें गोरखपुर में आयोजित हो रही थी। साल में 12 महीने में प्रत्येक माह में एक बैठक कराना होता है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय जिलाधिकारी होते हैं, उसके सदस्य पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के अभियंता, NHAI के अधिकारी और ARTO होते हैं। इस टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया कि गोरखपुर में कहाँ कहाँ सर्वाधिक सड़क दुर्घटना होती है। ऐसे 10 स्पॉट चिन्हित किए गए जहाँ सर्वाधिक सड़क दुर्घटना होती है। सहजनवा, कालेसर, 0 पॉइंट, नौसढ़, कोनी मोड़, इस तरह से हम लोगों ने 10 बिंदु चिन्हित किए जहाँ सर्वाधिक सड़क दुर्घटना हो रही है। सर्वे के बाद वहाँ क्या इंजीनियरिंग सुधार किया जाना चाहिए वो हम लोगों ने किया। तो 22 में जब वो प्रयास किया तो 23 में उसमें कमी आई और उसमें और अधिक प्रयास लगातार करते रहे हम लोग, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, जन जागरूकता की दृष्टि से, प्रवर्तन के दृष्टिकोण से और जनता के सहयोग से, सूझबूझ से और इन सारे प्रयासों से ईश्वर की कृपा से 2024 में सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है। IRAD ऐप है एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जिसे अब IDAR कहा जाता है। उसके अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि सहजनवा में कमला देवी इंटर कॉलेज से लेके और सेक्टर 22 गीडा तक सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती थी। वहाँ NHAI के सहयोग से क्रैश बैरियर वगैरह लगाया गया, जो अवैध कट थे उनको बंद किया गया, जो अनवांटेड कट थे उन्हें बंद किया गया। तो जनता ने भी इस चीज़ को समझा, जो रोड यूजर है, हमारे रोज सड़क प्रयोक्ता है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को समझा और उन्होंने साथ दिया और उनके द्वारा जो व्यवहारजन परिवर्तन हुआ उससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। अच्छा, ये आपके विभाग ने अभी जो ये सारथी ऐप है, सारथी परिवहन, सर कोई ऐप है ना?
हाँ सर, हमारा सारथी परिवहन, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि परिवहन विभाग के द्वारा 44 सेवाएं ऑनलाइन है। जो परिवहन सेवा 56 सेवाएं प्रदान करता है, उसमें 44 सेवाएं ऑनलाइन है। इसमें लाइसेंस जो है हमारा है वो सारथी पोर्टल है हमारा। सारथी पोर्टल पे जा कर के अप्लाई करना पड़ता है। 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट जो उसकी एज को प्रूफ करती हो, बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। ऑनलाइन टेस्ट फेसलेस होता है, उसमें उसे ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले वो मोर्थ की जो साइट है सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की, उसमें यूट्यूब पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट के तमाम वीडियो हैं। वो वीडियो देख के समझ सकता है सड़क सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों का ऑनलाइन वो जवाब दे सकता है। टेस्ट देते समय ये सावधानी रखी जाए कि किसी प्रकार का कोई अवांछित ध्वनि वहाँ ना हो, क्योंकि ऑटो अप्रूवल है तो कंप्यूटर खुद ही रिजेक्ट भी करता है। लेकिन जब उसकी शिकायतें आती है तो उसका परीक्षण करके फिर उसको दोबारा उस चीज़ को कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है। तो हमारा जो है वो सारथी पोर्टल ऑनलाइन लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए बेसिकली बना हुआ है, जिसमें आप जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं कहीं से भी, और फेसलेस है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑटो अप्रूवल हो जाता है उसके 30 दिन के बाद, 30 दिन से लेके 180 दिन के बीच में आप अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोटरसाइकिल मोटर कार की फ़ीस जो है 350 रुपया है लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस, और परमानेंट लाइसेंस के लिए 1000 रुपया मोटरसाइकिल मोटर कार के लिए देना पड़ता है। और इसमें जो है टेस्ट देने के लिए आपको चरगामा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में हमारा DTI है, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पहुँच करके आप टेस्ट देंगे, वहाँ से आपका लाइसेंस पास होने पे अप्रूव्ड होता है। ये लर्निंग का जो अप्लाई करने के कितने दिन बाद ये हो जाता है? लर्निंग सर अप्लाई जैसे आप करेंगे सेम डे टेस्ट दे सकते हैं। फेसलेस में कोई तिथि निर्धारित नहीं है, आप जब चाहें आपकी मर्जी पे आप टेस्ट दे दें। और लर्निंग जब बन जाएगा तो उसके कितने दिन बाद परमानेंट? लर्निंग बनने के 30 दिन बाद सर परमानेंट के लिए आदमी एलिजिबल हो जाता है, व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है 30 दिन से लेके 180 दिन के बीच में। जी जी जी। एक ये और भी कोई ऐप हैं आपके जो टैक्सेज वगैरह के लिए, या और भी जो चीज़ें हैं RC वगैरह के लिए, उसके बारे में भी ज़रा सा बताएं। सर हमारे यहाँ वाहन से संबंधित वाहन 4 पोर्टल है जी। उस पोर्टल पे परिवहन विभाग पूरे भारतवर्ष में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करता है, वाहनों का स्वामित्व हस्तांतरण करता है, कर जमा होता है, NOC जारी होती है। जैसे कोई वाहन वित्त पोषित है तो वित्त पोषक जब उसका जमा होने के बाद जो NOC देता है उसकी भी सूचना जो है बैंकों से उसी पे आती है। और इसमें डीलर के पास जो है रजिस्ट्रेशन का पूरा ऑप्शन है, डीलर वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपने यहाँ से, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे जो है 7 दिन के अंदर RC मिल जाती है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी हेल्पलाइन है, और हमारे जो CUG नंबर हैं उन CUG नंबर पे भी वो अपनी व्यथा बता सकते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी, नवंबर से लेकर के वो हमारा 5-6 फरवरी तक चला है जी। उसमें सर जो है पेनल्टी से 100% छूट माफ़ की गई थी। तो गोरखपुर मंडल का पूरे प्रदेश में 3रा स्थान रहा है। यहाँ के व्यवसायियों ने उसमें काफ़ी अपना लाभ लिया है, और शासन से हम लोगों ने ये गुजारिश की है कि इसको और आगे भी कंटिन्यू कर लिया जाए थोड़ा सा। तो जो छूट गए हैं उनको भी इंस्पायर्ड किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप आइए और छूट का लाभ लीजिए और उसको जमा कीजिए। ये योजना दूसरी बार आई थी, और तीसरी बार के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। कोई आप हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं कि कोई? हाँ सर, हेल्पलाइन नंबर है 1800-1800-151। तो इस पे क्या परिवहन विभाग से संबंधित जो भी कोई कंप्लेंट है या जो खास? हाँ, जो कंप्लेन है सर, जो शिकायत हैं उसमें कर सकते हैं। और RTO प्रशासन का भी CUG नंबर है 800-544-1147 जी जी जी। और RTO प्रवर्तन का CUG नंबर है 800-544-1148। तो इस पर आदमी जो भी व्यक्ति है वो शिकायत करके अपनी समस्या बता सकता है, और उनके समस्या का निदान करना हमारी प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्वक निदान हो जिससे अगला संतुष्ट हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ये ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम आती है, जो ओवरलोडिंग, जो कई बार ये सवाल उठते हैं कि ओवरलोडिंग के लिए, तो इसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं?
सर ओवरलोडिंग में बेसिकली ओवरलोडिंग अब बहुत कम हो गया है, चूँकि अब गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। लंबी लंबी ट्राला आ गई हैं, वो चलती हैं, और ज़िले में कोई भी ऐसा माइनिंग का पॉइंट नहीं है जहाँ से माइनिंग करके बाहर के किसी ज़िले में भेजा जाए। तो ओवरलोडिंग में जो गिट्टियाँ वगैरह जो ओवरलोड आती है सोनभद्र की तरफ से और मिर्ज़ापुर के तरफ से, तो उसमें जो रिजिड बॉडी की गाड़ियाँ होती है जो जिसमें इंजन के साथ ही बॉडी जुड़ी रहती है, रिजिड बॉडी उसमें आती है। तो 5 से 6% जो भी गाड़ियाँ ओवरलोड मिलती है उसके लिए हमारे दस्ते लगे हुए हैं, उनका एक प्रशमन शुल्क निर्धारित है, और प्रशमन शुल्क जो है जो कंपाउंडिंग फीस जिसे हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा ओवरलोड गाड़ियों से ही आता है। और जब से सरकार ने जुर्माना को बढ़ाया है, अधिभार करने का जुर्माना 20,000 रुपये और प्रत्येक टन पे 2-2 हज़ार रुपया, तो इससे जो है वो काफ़ी कमी आई है ओवरलोडिंग में। अच्छा, ई रिक्शा को लेकर के भी बीच में ये चला था कि जैसे शुरू में तो ई रिक्शा आए तो उनका कोई लाइसेंस वगैरह, लेकिन अब कुछ उसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई है क्या? सर जो भी हमारी ई रिक्शा है जनपद में उसके लिए यह शासन के द्वारा नियम बनाया गया कि वो सफ़ेद रंग की होगी जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो सड़क शहर में जो ई रिक्शा का संचालन है उसको हम लोगों ने जोन वाइज चलवाने का निर्णय लिया है, अभी कॉन्सेप्ट लेवल पे है। इसमें हम लोग ई रिक्शा के पदाधिकारी, यूनियन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, जो भी आपत्तियां हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सुगम यातायात हो, व्यवस्थित यातायात हो, सड़क सबका है, सबका अधिकार है, लेकिन एक दूसरे की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, किसी का उत्पीड़न ना हो और सबको सुगमतापूर्वक परिवहन उपलब्ध हो। क्योंकि सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो टाइम बाउंड होता है हमारा, हम सबों का, कि यहाँ समय से पहुँचना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को विश्वविद्यालय जाना है, बैंक जाना है, ऑफिस जाना है। तो इसके लिए ई रिक्शा के द्वारा जो चौराहे पे बेतरतीब खड़े कर दिए जाते थे ई रिक्शा और जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, उस पर कार्रवाई की जा रही है और जोन वाइज बंटवारा करके हम इसको आगे ले जाएंगे। और ये ऑटो वाले जो हैं, ये भी तो इनका भी कोई रंग वंग जैसे जो शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप लोगों ने अलग अलग किया है ना कुछ? हाँ सर, शहरी क्षेत्र में जो है वो हरे रंग की CNG ऑटो जी, और ग्रीन फ्यूल वाले जो हमारे ऑटो हैं उनका संचालन है। और पूरे जनपद में सर ऑटो के संचालन के लिए 8 केंद्र बने हुए हैं जी, इन्हीं 8 केंद्रों से इनका संचालन होता है। और जो काले रंग के ऑटो हैं वो बेसिकली शहरी क्षेत्र से बाहर चलने के लिए है। तो हमारा शहरी क्षेत्र अभी आकार ले रहा है, महानगर का आकार गोरखपुर ले चुका है, और इसमें जो बाहरी क्षेत्र के संचालन के लिए बने हुए हैं उनके लिए भी हम लोग समय समय पे यातायात पुलिस के साथ अभियान चलाते हैं, उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में चलिए, अन्यथा आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये क्या आई थी बहुत पहले, ये चर्चा भी हुई थी, मुझसे किसी ने कहा भी कि ये जो वाहन जैसे उनकी एक टाइम फ्रेम होता है और उसके बाद वो आप उसका रिन्यूअल नहीं करते, 15 साल है या कितना है? जी, इसमें सर 2 स्थिति है जी। एक जो गोरखपुर जनपद में वाहन दर्ज है, तो जैसे जो वाहन हमारे यहाँ दर्ज हैं पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी प्राइवेट सेगमेंट में, तो उनका हम पहली बार जो हम दर्ज करते हैं 15 साल के लिए दर्ज करते हैं, उनकी फिटनेस की वैलिडिटी 15 ईयर्स होती है। फिर वो रजिस्ट्रेशन फीस अपना जमा करके, टैक्स जमा करके उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि वो इसको स्क्रैप कराना चाहता है तो भारत सरकार की जो नीति आई है उसके अंतर्गत स्क्रैप सेंटर बनना है। हमारा एक स्क्रैप सेंटर कालेसर के पास बन रहा है और बहुत जल्दी वो अस्तित्व में आ जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, अस्तित्व में आ गया, क्रियाशील हो जाएगा बहुत जल्द। तो जो नहीं चलाना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। गोरखपुर और देवरिया, गोरखपुर मंडल के 2 जनपद NGT के अधीन आते हैं। तो बाहर से जो गाड़ियाँ NOC लेके आती हैं, यदि वो पेट्रोल गाड़ी है 15 साल से पुरानी है, डीजल गाड़ी है 10 साल से पुरानी है, तो गोरखपुर मंडल में गोरखपुर और देवरिया में दर्ज नहीं होती है। अच्छा, ये जो लोग स्क्रैप कराना चाहेंगे, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि जैसे वो चाहते हैं कि भाई गाड़ी मैं बेचूंगा नहीं और इतना टाइम हो गया है तो स्क्रैप मुझे कराना है, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप लोग उसको करेंगे? स्क्रैप के लिए सर वो स्क्रैप सेंटर में जाएंगे जी, वो अपना लिखित आवेदन करेंगे। उसका जो स्क्रैपर होता है वो उसके आयरन के वैल्यू से, जो मार्केट में लोहे का दर होता है प्रचलित दर, उसी हिसाब से गाड़ी में कितना आयरन निकलेगा
उसका एक रेट फिक्स करता है और रेट फिक्स करने के बाद उनको बताएगा कि आप कटवाएंगे हमारे यहाँ, स्क्रैप कराएंगे तो मैं इतना पैसा आपको दूंगा। और उस सहमति के बाद गाड़ी स्क्रैप होगी, स्क्रैप होने के बाद वो एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट हमारे यहाँ वो ऑनलाइन जुड़ा रहेगा, ऑनलाइन भी भेज सकता है। उसके बाद हम गाड़ी का जो पंजीयन है निरस्त कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं अपने गोरखपुर के सम्मानित जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोग ईवी व्हीकल लें। ईवी पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी है, टैक्स में भी सब्सिडी है, तो उस सब्सिडी का लाभ उठाएं और ईवी की तरफ बढ़ें, जिससे हमारा पर्यावरण भी साफ होगा। अभी तक गोरखपुर में जैसे ये 2 व्हीलर तो इलेक्ट्रिक वाले काफ़ी आ गए हैं जी। अब तो कार भी शायद मैं सुन रहा हूँ कि ज़्यादा देख रहा हूँ कि कार का भी चल रहा है कि इलेक्ट्रिक की कार भी जल्दी आने वाली। तो निश्चित रूप से ये पेट्रोल डीजल के वाहन जब बंद होंगे तो पर्यावरण पे तो असर पड़ेगा ही। मैं आपके माध्यम से सर, आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इलेक्ट्रिक बस लें। इसमें गवर्नमेंट बढ़िया सब्सिडी दे रही है, 20 लाख तक की सब्सिडी है। सब्सिडी का लाभ उठाएं और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग दें, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद ज्ञापित करें। जी जी जी। तो आज आप आए हुए हैं तो जनता के लिए और क्या संदेश है आपका? सर, जनता के लिए गोरखपुर की सम्मानित जनता से निवेदन है कि आपके सहयोग से हमने एक्सीडेंट को घटाया है। और ITMS की जो रिपोर्ट हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें यह है कि बाइकर्स जो हैं हमारे, वो चलाने वाले 90% हेलमेट पहनते हैं और पिलियन राइडर जो पीछे बैठे होते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। आप बेंगलोर जैसे शहरों को देखेंगे तो वहाँ राइडर और ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों हेलमेट लगाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप निश्चित रूप से हेलमेट पहने। राइडर और पिलियन राइडर, ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों हेलमेट पहने, दोनों के लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कानूनन ये ज़रूरी है। आप हेलमेट पहने, खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। सर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। शरीर के हर अंग का रिप्लेसमेंट है लेकिन सर का रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसीलिए हेलमेट आप अवश्य पहने। औरों को भी प्रेरित करें कि जब वो घर से चले तो हेलमेट पहने। और दोपहिया वाहन के अलावा जो हमारे कार के उपयोग करता है उसमें जितने भी उसमें सवार हैं सब सीट बेल्ट का उपयोग करें जब आप कार का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एयर बैग है वो तभी खुलता है जब हम सीट बेल्ट लगाए होते हैं। जी, एक बात ये है कि आप व्यक्तिगत रूप से इतना इन्वॉल्व होते हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से समझा करके और चीज़ों को, तो एक आप फर्रुखाबाद में भी रहे, फर्रुखाबाद का एक अलग कल्चर है, गोरखपुर की एक स्थिति अलग है। तो आपके जो काम करने का तौर तरीका मैंने देखा कि एकदम जैसे इन्वॉल्व हो जाना और उसको एक शुभचिंतक के रूप में एक सुझाव देना। तो आपके पास इस तरह के जो सुबह से लेकर रात तक मुझे लगता है कि शाम तक आप लोगों के पास इस तरह के जो है मामले आते ही रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जब से ये ऐप आपका शुरू हुआ है तब से कुछ कंप्लेंट्स की संख्या में कमी आई है कि नहीं? हाँ सर, निश्चित रूप से संख्या में कमी आई है। और जो विवाद वाहन जो है हमारा मोटर वाहन, वो हमारा चल संपत्ति होता है, तो कहीं कहीं पारिवारिक झगड़े भी, कलह भी सामने आते हैं। उनको बैठ करके समझा करके, दोनों पक्षों को बैठा करके समझाने से वह विवाद दूर होता है। और ऐप के माध्यम से कोई ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत करता है तो हम लोग उन गाड़ियों को पर विशेष नज़र रखते हैं कि इसमें सारी प्रक्रिया का पालन हो, तब हम इसको जो है इस पर पूरी कार्रवाई वैधानिक रूप से करें। अभी आपने बाइकर्स के लिए कहा कि जैसे जो चलाते हैं वो तो हेलमेट लगाते हैं लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो नहीं चलाते हैं, तो क्या उसके लिए फिर कोई अभियान या आप लोग अपनी ओर से कोई? अभी हम लोगों ने सर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी में मनाया है सरकार के निर्देश, प्रशासन के निर्देश पर। उसमें हम लोगों ने अभियान चलाया है और हमारा हफ्ता में प्रत्येक दिन ट्रैफिक डायरेक्टरेट, पुलिस के ट्रैफिक डायरेक्टरेट से अभियान के लिए दिन निर्धारित होता है और वो एक दिन पहले ही आता है। वो मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। जैसे इस हफ्ता मंगलवार और शुक्रवार को हमें नो हेलमेट और सीट बेल्ट जो है अभियान चलाना है। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है उनको, और इस पे हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उनको
को निश्चित रूप से कवर करें। हमारे यहाँ 4 परिवहन विभाग के 4 दस्ता हैं और संबंधित थाना क्षेत्र के लोगों को लेकर के, चौकी के लोगों को लेकर के, और इसमें न केवल प्रवर्तन का ही कार्य किया जाता है बल्कि उन्हें जागरूक भी किया जाता है जी। कि आपके लिए हेलमेट कितना उपयोगी है। और जब आप दोपहिया वाहन खरीदने जाते हैं उस समय डीलर आपको हेलमेट देता है, तो वो हेलमेट निश्चित रूप से आप धारण करें। अभी तो डीएम साहब का भी आदेश था कि नो फ्यूल नो हेलमेट, नो हेलमेट नो फ्यूल। जी। कोई पेट्रोल पंपों के लिए शायद ऐसा कोई निर्देश था। जी। सर, परिवहन आयुक्त महोदय ने पत्र जारी करके यह अनुरोध किया है कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप पे लोगों को जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको तेल ना दिया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, गोरखपुर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 26 जनवरी के बाद से समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश जारी किया गया कि आप बिना हेलमेट के तेल ना दें। इसमें पेट्रोल पंप ऑनर्स के साथ हमारी बैठक भी हुई। 27 जनवरी को हम लोगों ने एक बृहद बैठक किया था एडीएम सिटी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें एसपी ट्रैफिक साहब भी थे, परिवहन विभाग के भी लोग थे। उसका काफ़ी असर पड़ा है और हम लोग औचक जो हैं सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप पे यह सर्वे भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि वहाँ लोग पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे। काफ़ी हमें लगता है कि बाइक राइडर्स तो लगभग 90% पहन रहे हैं। सर, अच्छी फिगर है, बस इसे हमें गाँव तक लेके जाना है। जी जी जी। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इसे लेके जाना है जी। और जैसे महिलाएं हमारी बाइक्स पे आती हैं और बच्चे बैठे होते, तो 4 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है, और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहें। जी जी जी। तो ये आज हमारे आपके को आज संजय कुमार झा जी, हमारे जो आरटीओ प्रशासन है, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कि हम सब परिवहन विभाग के ऐप का इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी जो लर्निंग लाइसेंस है और भी जो प्रोसेस है, और हेल्पलाइन का भी नंबर आपने बताया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। आपने अपना CUG नंबर भी दिया है, आप उस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। आपको बुलाने का हमारा मकसद यही था कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको आप के जरिए आपको जानकारी हो, और क्या नई बातें विभाग में हो रही हैं, कौन सी चीज़ें। तो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको झा साहब ने दी। आप हमारे यहाँ आए, आपने इतना समय निकाला, इसके लिए हम लाउडस्पीकर 90 FM की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।